नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मेरे YouTube चैनल का नाम है कहानी इतिहास की। इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका शीर्षक था भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। आप उसे मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा भारत के पुरातात्विक स्रोतों पर। पुरातत्व क्या होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग विभाग के बारे में, और भारत के जो मौर्य वंश के शासक थे अशोक अशोक महान के अभिलेखों की लिपि और भाषा के बारे में। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूंगा भारत के कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पुरातत्व है क्या। मित्रों, पुरातत्व ज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से हम भूगर्भ में छिपी वस्तुओं को खोद कर निकालते हैं और अतीत के मानव के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खोद कर निकाली गई वस्तुओं को पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं। और भारत में जितनी भी पुरातात्विक साइट हैं, उनका संरक्षण, देखभाल और उनके लिए नियम बनाने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट, जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, उनका प्रबंधन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। वो चाहे आपकी भारत की वाराणसी की सारनाथ की आर्कियोलॉजिकल साइट हो या फिर बनावली की साइट हो। दोस्तों, हम भारतीयों की एक कमी थी, हमने अपने इतिहास को संजोया नहीं। हमारा इतिहास बिखरा हुआ पड़ा था। उस समय भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम आए हुए थे और उनके आने का मूल उद्देश्य था बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई वस्तुओं की खोज करना या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्षेत्रों की खोज करना, बौद्ध धर्म के इतिहास को जानना। ये सब खोज करते करते उनको कुछ अशोक के अभिलेख मिल गए। तो उन्हें लगा एक ऐसा विभाग बने, ऐसी संस्था बने जो भारत के इस बिखरे हुए इतिहास को संजो दे। वैसे तो इसके पहले भारत के इतिहास को संजोने का काम एक संस्था कर रही थी, नाम था एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। लेकिन विलियम जोन्स के बाद ये संस्था ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई और अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के पहले महानिदेशक बने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। इन्होंने भारत के जो अभिलेख मिले थे, भारतीय प्राचीन इतिहास के जो अभिलेख मिले थे, उनको इकट्ठा करके उनका एक ग्रंथ प्रकाशित कराया, जिसका नाम इन्होंने रखा था कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम। यह ग्रंथ 1877 में प्रकाशित हुआ था और इन्होंने जो कालक्रम निर्धारित किया था अभिलेखों के आधार पे, पहले मौर्य काल को, फिर मौर्योत्तर काल को और फिर गुप्त काल को। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का इतिहास भी जान लेते हैं। यह तो पता चल गया कि स्थापना कैसे हुई थी और इसने काम करना कैसे शुरू किया। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद यह विभाग बिल्कुल शून्य हो गया था। कोई खोज नहीं, कोई काम नहीं, बस नाम नाम का रह गया था। लेकिन जब भारत में लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल का विभाजन कराया था, वो वायसराय बने, तो उन्होंने 1902 में एक युवा सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महासचिव और महानिदेशक बना दिया। युवा थे, जोशीले थे, और सर जॉन मार्शल के महानिदेशक रहते हुए ही भारत में वो खोज की गई जिसने पूरे भारत की आंखें खोल दी।
पूरी दुनिया ने भारतीय ज्ञान को देखा, विज्ञान को देखा और भारतीय संस्कृति को देखा। 1921 में सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी और इसके बाद 1922 में भी मोहनजोदड़ो की खोज कर दी गई। यहाँ से शुरू होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध कार्य करने की प्रणाली। और 1931 में सर दयाराम साहनी ही थे पहले भारतीय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले अध्यक्ष बने, मतलब भारतीय जो अध्यक्ष बने हों। वैसे इसके बाद तो बनते रहे, लेकिन पहले जो अध्यक्ष बने भारतीय वो थे दयाराम साहनी। दोस्तों, पहले इतिहासकारों को और पुरातत्वविदों को बनाया जाता था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष या महानिदेशक, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन लायक देखने को मिलता है। अब आमतौर पर जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, मतलब आईएएस, उनको बनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक हैं वो यदुवीर सिंह रावत हैं। भारत की जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट हैं उनकी खुदाई का काम, उनके संरक्षण का काम, उनके देखभाल का काम, सब कुछ यही संस्था कर रही है, यही विभाग कर रहा है। अगर आप लोग सारनाथ में गए हों, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो उसका जो टिकट मिलता है शायद इसमें वो म्यूजियम का 5 रुपए है और साइट का 20 रुपए है। तो उस टिकट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मतलब लोगो और नाम लिखा होता है। दोस्तों, आज अब बात करते हैं अभिलेख पर। अभिलेख क्या है? सवाल बनता है कि अभिलेख क्या है? तो अभिलेख पाषाण शिलाओं, दीवारों, मूर्तियों, बर्तनों, सिक्कों पर उत्कीर्ण लेख हैं और ये जो अभिलेख हैं इनका जो ऐतिहासिक महत्व है वह साहित्यिक महत्व से ज्यादा होता है, क्योंकि ये अभिलेख उस समय बनाए गए होते हैं, उस समय लिखाए गए होते हैं जिस समय कोई घटना हो रही होती है और इन अभिलेखों को देखकर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो इतिहासकार की जो राइटिंग कला है या जो विचार है वो उसके इतिहास लेखन में समझ में आ सकते हैं। मतलब पूर्वाग्रह से भरा उनका इतिहास हो सकता है, लेकिन जो अभिलेख हैं ये मूल रूप से इतिहास को बता रहे होते हैं। दोस्तों, भारत के जो प्राचीन अभिलेख मिलते हैं वो हड़प्पा काल के मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा काल की लिपि से हम परिचित नहीं है, इसलिए हम उनको पढ़ ही नहीं पाए। और जो हड़प्पा की लिपि है उसमें 26 अंक हैं। आपको पता होगा जो हड़प्पा की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। जो आर्यों से जुड़ा या भारतीयों से जुड़ा जो पहला अभिलेख मिलता है वह है एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख। यह तुर्की में पड़ता है और इस अभिलेख में आर्यों के 4 प्रमुख देवता इंद्र, नाशत्य, वरुण और मित्र का जिक्र किया गया है। और जो नाशत्य है इनको अश्विन भी कहा गया है। यह 1400 ईसा पूर्व का है, अर्थात यह प्राचीनतम अभिलेख है जिसके कुछ हिस्से को भी पढ़ा गया है। बात करें अगर और आगे आने की, तो जो फिर प्राचीन इतिहास मतलब प्राचीन जो अभिलेख मिलते हैं जिन्हें पढ़ा जा सका है वह है सम्राट अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों में 3 भाषा और 4 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है।
फिर से बताऊं मैं, अशोक के जो अभिलेख हैं इसमें 3 भाषा और 4 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है और अरेमाइक या यूनानी लिपि है। और जो भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत भाषा, अरेमाइक भाषा और यूनानी भाषा। दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं उसको जो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं वो भारत में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है और इस लिपि से संस्कृत, प्राकृत भाषा और अवहट्ट, अपभ्रंश और इसके अतिरिक्त जो आपकी मानक हिंदी है और जो हिंदी है इसका विकास इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी और इसके जो अभिलेख मिले हैं वो भारत में मिले हैं। खरोष्ठी लिपि के जो अभिलेख मिले हैं वो पाकिस्तान से मिले हैं। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और जो अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान से और पश्चिम में जाके अभिलेख मिले हैं अशोक महान के, उनमें अरेमाइक या यूनानी लिपि का इस्तेमाल किया गया है और वहां पे इन्हीं भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि की है, यूनानी भाषा की लिपि यूनानी है और ईरानी भाषा की लिपि आरमेइक है। ठीक, तो हमने ये जान लिया। दोस्तों फिर बात करते हैं जो अन्य अभिलेख हैं। तो एक प्रमुख अभिलेख मिलता है आपका प्रयाग इलाहाबाद का जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति नाम से। यह समुद्रगुप्त का अभिलेख है। वास्तव में मूल रूप से यह अशोक का अभिलेख है, अशोक मौर्य का, लेकिन उसके पिलर में मतलब जो शिलालेख है उसमें समुद्रगुप्त ने अपना मतलब प्रशस्ति पत्र लिखवा दिया था और इस प्रशस्ति पत्र को हरिसेन ने लिखा था जो कि समुद्रगुप्त का संधिविग्राहिक था और इसमें चंपू शैली का इस्तेमाल किया गया है, मतलब गद्य और पद्य में दोनों। और इसमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध लड़े थे, युद्ध विजेता था वो। उसके उसके विजय अभियानों का, सैन्य अभियानों का, उसके जीवन पर अन्य जानकारियां मिलती हैं। दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है यह कर्नाटक के मेंगुरी जैन मंदिर की पश्चिमी दीवार में है जो ऐहोल में पड़ता है। इसे जैन संत रविकीर्ति ने लिखा था और इसमें वो अपने राजा पुलकेशिन द्वितीय की दानवीरता और उसकी मतलब वीरता के बारे में बताते हैं और उसमें मतलब जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था। दोस्तों ईरान का जो शासक था दारा प्रथम, उसने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पे हमला किया था और कुछ क्षेत्रों को विजित भी किया था। इसकी जानकारी दारा प्रथम के 2 अभिलेखों से मिलती है। पहला अभिलेख है पर्सिपोलस का अभिलेख और दूसरा है बेहिस्तोन का अभिलेख। दोस्तों जो अगला अभिलेख है यह खारवेल का कलिंग अभिलेख है या जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं। ये उड़ीसा मतलब उड़ीसा में मिला था और इसमें कोई तिथि नहीं लिखी है लेकिन खारवेल के 13 वर्षों के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ यह पहला अभिलेख था जिसमें भारत को भारतवर्ष कहा गया था। दोस्तों वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के समय में गौतमी बलश्री ने एक अभिलेख बनवाया था जिसे नासिक का अभिलेख कहते हैं और इसमें सातवाहन के शासक गौतमी सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में गौतमी सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है और उसे ब्राह्मणों का रक्षक भी कहा गया है। साथ ही साथ यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि जो गौतमी बलश्री थी
वो शातकर्णी शासक गौतमी शातकर्णी की माता थी और शातकर्णी ने अपनी माता को सम्मान देने के लिए अपने नाम के साथ गौतमी शब्द का इस्तेमाल किया था, जो उनकी माता का नाम था। दोस्तों, शक शासक जो थे रुद्रदामन, उनका अभिलेख जूनागढ़ से मिलता है, जहाँ के उस अभिलेख में शक शासक रुद्रदामन की विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। और स्कंदगुप्त का भी अभिलेख जूनागढ़ का अभिलेख है, लेकिन उसमें स्कंदगुप्त के द्वारा यह जानकारी दी जाती है अभिलेख के माध्यम से कि जो वहाँ की सुदर्शन झील है, उसका सबसे पहले निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। फिर उस झील का मरम्मत अशोक महल ने कराया था और उसके बाद उस झील की मरम्मत स्कंदगुप्त ने भी कराई थी। साथ ही साथ स्कंदगुप्त का एक भीतरी गांव का अभिलेख मिलता है गाजीपुर से। उसमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में पहली बार हुणों ने हमला किया। जो मालवा के शासक थे यशोधर्मन, और इनका मंदसौर से अभिलेख मिलता है और यशोधर्मन की सैन्य विजय के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, कैसा लग रहा है ये वीडियो? लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ में सब्सक्राइब कर अपने मित्रों के साथ से भेज भी दें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मेरा बिजनेस चलने दो। दोस्तों, जो गुर्जर शासक थे मिहिर भोज, उनका अभिलेख मिलता है ग्वालियर से। इस अभिलेख को या प्रशस्ति है, इसे बालादित्य ने लिखा था और इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों का वर्णन मिलता है। अगर दूसरा बात करें तो जो उदयादित्य थे, उनका अभिलेख उदयपुर से मिलता है और इसमें परमार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बंगाल के जो सेन वंश के शासक थे विजय सेन, उनका अभिलेख देवपाड़ा से मिलता है और इसमें सेन वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, यवन के जो शासक थे एंटियालकीड्स, उनका जो राजदूत था हेलियोडोरस, उसका विदिशा से, वेशनगरी से बोलते हैं, विदिशा से एक मतलब गर्म स्तंभ लेख मिलता है। दोस्तों, अभिलेखों के बाद हम बात कर लेते हैं सिक्कों मतलब मुहर कॉइन के बारे में। 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो इतिहास लिखा गया है, वह सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। जो भारत के प्राचीनतम सिक्के मिलते हैं वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और नियमित सिक्के हमें मिलना शुरू होते हैं 6ठी ईसा पूर्व से। लेकिन इन सिक्कों में कोई लेख नहीं होता था और न कोई तिथि होती थी, इसलिए वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनको आहत सिक्के कहा है या पंचमार्क सिक्के। इनको अलग से ठप्पा मार के निशान लगा दिया जाता था। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के बने होते थे और इन सिक्कों से किसी क्षेत्र की या किसी समय की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर हमें बहुत सारे सिक्के मिल गए, तो हम ये मानते हैं कि वहां का व्यापार वाणिज्य अच्छा चल रहा था। और भारत में किसी शासक के सिक्के यदि विदेश से मिल जाते, तो हम ये मान लेते हैं कि भारत के उस शासक की सीमा उस देश तक थी। सिक्कों का महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 206 से लेकर 300 ईस्वी तक का जो इतिहास लिखा गया है, वो सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। यही नहीं, सिक्कों से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी काल विशेष की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक थी या नहीं। जैसे मान लीजिए सोने के सिक्के बन रहे हैं, अगर उस सिक्के पूरी तरह से प्योर हैं, शुद्ध हैं, तो ये मानेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। और अगर उसमें मिलावट है
तो हम ये मानेंगे कि उनका मुद्रा व्यापार जो था वो कमजोर स्तर पर था। दोस्तों, जब भारत में हिंदू यूनानी शासक आए तब सिक्कों के आकार में परिवर्तन हुआ, उनमें लेख लिखे जाने लगे और कहीं-कहीं तिथियां भी लिखी जाने लगी, जिससे इतिहास का सही कालक्रम जानने में आसानी हो गई। और ये इतिहास आप मतलब ये सिक्के आपको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा। आपने यह वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा है जिसका नाम है कहानी इतिहास की। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पैसे तो लगने नहीं है सब्सक्राइब करने में और ना ही शेयर करने में लगने हैं। नमस्कार।